तो स्नेल्स लॉ यूज करके आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पता कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो सारी बातें नहीं पूछी गई हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम। Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बेस्ड है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूगेन्स प्रिंसिपल, और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो आपको रिफ्रैक्शन का जो वेव थियरी है वो समझने को मिलेगा, और दूसरा आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलेगा कि कुछ न्यूमेरिकल अपरेंटली किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है वो कुछ और होता है। ये उसी टाइप का एक प्रॉब्लम है। जैसा कि प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है, और अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इट सीम्स लाइक अ प्रॉब्लम फ्रॉम रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बट अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं होकर के ये एक वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके पास बात की गई है एक इंसिडेंट बीम की, और उसे एक सर्कुलर बीम बताया गया है जिसका कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और आपको यह बताया गया है कि वो जो सर्कुलर बीम है वो एक ग्लास सरफेस के ऊपर I = 60 डिग्री यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री रखता हुआ इंसिडेंट होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 बताया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम क्या होगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट लुक में आपको ये फील देता है कि ये स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो स्नेल्स लॉ यूज करके आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पता कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो सारी बातें नहीं पूछी गई हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम। तो इसको करने के लिए आपका काम स्नेल्स लॉ से नहीं चलने वाला है। स्नेल्स लॉ का यूज होगा, लेकिन स्नेल्स लॉ से ज्यादा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी वेव थियरी ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है सर्कुलर बीम ऑफ लाइट की, तो इमेजिन कीजिए ये आपका एक सर्कुलर बीम ऑफ लाइट है, और इसके लिए अगर आप रे इमेजिन करेंगे तो लाइट रेज वुड अपीयर समथिंग लाइक दिस। आप ये बात तो जानते हैं कि आपका जो वेव फ्रंट होता है उस पे परपेंडिकुलर होता है आपका लाइट रे। तो अगर ये मेरा सर्कुलर बीम है तो बेसिकली आप इसको एक सर्कुलर वेव फ्रंट समझ सकते हैं। तो सर्कुलर वेव फ्रंट भी एक प्लेन वेव फ्रंट ही हुआ। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऊपर में एयर है, नीचे में आपके पास ग्लास है, और लेट अस से कि हम लोग बात कर रहे हैं दो एक्सट्रीम रेज की। इस सर्कुलर बीम पे, इस सर्कुलर वेव फ्रंट पे जो दो एक्सट्रीम रेज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो चलिए ये दोनों एक्सट्रीम रेज जो है वो आकर के इंसिडेंट होते हैं आपके सरफेस पे, और इसके लिए अगर मैं वेव फ्रंट डिनोट करना चाहूं इस प्लेन पे, तो लेट अस से यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर इसके ऊपर में आया है, यही परपेंडिकुलर आपका वेव फ्रंट है, आपका प्लेन वेव फ्रंट है, और ये आपके सर्कुलर वेव फ्रंट के डायमीटर यानी कि D = 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहां से रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को देखना चाहूं तो ये मैंने यहां पे नॉर्मल डाल दिया है, और ये रे मेरा रिफ्रैक्ट हो गया कुछ ऐसा, और ये रे भी मेरा रिफ्रैक्ट हो गया कुछ ऐसा। अब मुझे इस रे का जो रिफ्रैक्टेड रेज है उनकी मदद से मुझे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दूसरे रे के ऊपर। तो चलिए, वंस आई have drawn the perpendicular, so this is my refracted wave front। तो ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का ये डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमें इसी की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए पॉइंट्स के भी कुछ नाम हम लोग लिख दें। लेट अस से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q।
और जहां तक बात रहती है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे डिफाइन करना चाहते हैं तो ये होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। हालांकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, आप जिसको मन करे उसको चूज करके आई लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, आर की, तो आप ध्यान दीजिएगा ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आर कहा जा सकता है। और लेटस से आपको जो इंसिडेंट सर्कुलर बीम है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर बताया गया है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट आर, तो यही जो पी आर है उसको d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बताया गया है। और आपसे जो पूछा गया है लेट अस कॉल इट s, आपसे QS की वैल्यू पूछी गई है क्योंकि QS जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को इंडिकेट कर रहा है और QS जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का डायमीटर है। कहने का मतलब सर्कुलर बीम ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट जो है उसका डायमीटर है। तो हमें PR दिया हुआ है और हमसे QS पूछा जा रहा है, तो लेट अस से मैं QS को D प्राइम कह रहा हूं यहां पे। सो आई विल से इन ट्राइंगल PQR if I want to write cos I, so cos I is equal to base by hypotenuse, PR is my base and PQ is my hypotenuse, so I'll say PR by PQ. And as you know PR is small d, the diameter of incident circular beam which is 2 centimeter, और PQ को as it is रहने देते हैं। और यहां से मुझे पता चला कि D की जो वैल्यू है वो PQ cos I है। Now we will talk about triangle PQS. So हम लोग बोल सकते हैं कि in triangle PQS I'll have cos R. Cos R is again base by hypotenuse और मेरा जो base है वो हो गया QS, so I'll say QS upon again hypotenuse which is PQ, तो मैं यहाँ पे PQ लिख रहा हूं। QS is D प्राइम, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, रिफ्रैक्टेड सर्कुलर बीम होगा, उसका डायमीटर अपॉन PQ, लेट PQ बी एज इट इज। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि D प्राइम इज इक्वल टू PQ cos R। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा D अपॉन D प्राइम इज इक्वल टू cos I अपॉन cos R, क्योंकि यहां पे PQ और PQ कैंसिल हो जाएंगे। I की वैल्यू मुझे 60 डिग्री दी हुई है और D की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है। सो लेट्स प्लग इन दीज वैल्यूज। तो D की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, D प्राइम हमें पता करना है, cos I is cos 60 डिग्री एंड cos R is to be calculated। तो हम लोग यहां से कहेंगे कि D प्राइम इज इक्वल टू 2 cos R अपॉन cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इज हाफ और हाफ की वजह से ये हो जाएगा अपने पास 4 cos R। तो अब हमें जो एक काम बच गया है करने के लिए वो है cos R की वैल्यू कैलकुलेट करना, और स्नेल्स लॉ यूज करके हम लोग cos R की वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। So now I will say mu is equal to sin I by sin R, और mu की वैल्यू अपने पास जो अवेलेबल है वो है 3/2, और sin I की जहां तक बात रही तो sin I अपने पास sin 60 डिग्री यानी कि √3/2 हो जाएगा, और यहां से मैं sin R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। So I can say sin R is equal to √3/2 इंटू 2/3, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, √3/3 इज 1/√3। ये मेरे पास sin R की वैल्यू आ गई, और इसी को यूज करके मैं cos R की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। सो आई विल से cos R इज इक्वल टू square root of 1 minus sin square R which will become square of 1/√3 which is 1/3, और इसको सॉल्व करके अपने पास आ जाएगा square root of 2/3।
तो cos r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ रही है अपने पास। And once I plug in the value of cos r in this expression, I'll get the value of d prime। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, और cos r की वैल्यू है रूट ओवर 2/3, तो मैं यहां लिख रहा हूं 4 इंटू रूट ओवर 2/3। और आप अगर रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू डाल करके इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम 3.26 सेंटीमीटर। तो ये d प्राइम की वैल्यू एक्चुअल में QS है, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसका डायामीटर है। ये जो सर्कुलर बीम रिफ्रैक्ट होने वाला है उसका डायामीटर आपको पता चला 3.26 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि एक प्रॉब्लम जो कि अपरेंटली रे ऑप्टिक्स का लग रहा था, स्नेल्स लॉ का लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन निकला। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं जो कि अपरेंटली किसी और टॉपिक के लगते हैं, बट एक्चुअली वो किसी और टॉपिक के होते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी काफी केयरफुली चूज करनी पड़ती है, और यही आपने इस प्रॉब्लम से सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि काफी बेनिफिशियल रहा होगा आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके लिए, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लेकर आता रहूं, then do subscribe my channel, like this video, share it, and if you have any doubts, do ask me in the comment section. Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye.